Thank you. Honorable Member Abdul Wahab. Not present. Honorable Member Ramchandar Jangra. कितने मिनट है जी? मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, दो महत्वपूर्ण विषय जो माननीय राष्ट्रपति जी ने छुए हैं, एक अंतिम पेज के ऊपर जो बात लिखी गई है कि कुछ भी हो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने कहा विभिन्न मतों, अलग अलग विचारों के बीच सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि मैकाले की जो पद्धति थी, औपनिवेशिक दास्ताओं के जो चिन्ह थे और जो हीन भावना थी, उससे निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 वर्षों में जो प्रयास किए, मेरी सरकार ने उन्हें जो संबोधित किया है, मैं उसी विषय के ऊपर अपनी बात को फोकस करूंगा। 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। मान्यवर, देश में झगड़ा यही रहा कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को राष्ट्र से ऊपर सोचा गया है। अगर हम आजादी की बात करें, इतिहास पढ़ते हुए बड़ा अजीब सी लगता है। प्रधानमंत्री की शपथ ले ली गई, देश के राष्ट्रपति के रूप में एक ब्रिटिश काम कर रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। देश के सर्वोच्च सेनापति जनरल बूचर हैं और देश की सीमाओं का निर्धारण करने का काम सिरिल रेडक्लिफ कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इंडिया को, कभी हिंदुस्तान को देखा ही नहीं था। लाहौर के लोगों को अंतिम समय तक इस विश्वास में रखा गया कि लाहौर कहीं नहीं जाने वाला है, और आखिर में सिरिल रेडक्लिफ ने जो रेखा खींच दी, उसके कारण कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की संपत्ति गई, कितनी हमारी बहनों के सिंदूर पहुंच दिए गए, कितनों की इज्जत लूटी गई, ये इतिहास के अंदर सारा सब कुछ दर्ज है। उसके बावजूद भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को राष्ट्र से ऊपर समझा गया है। पाकिस्तान ने तमाम समझौते तोड़ते हुए कबालियों के बेस में जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारी सेनाएं अदम्य साहस को दिखाते हुए उनको मुजफ्फराबाद तक वापस ले गई, लेकिन बीच में सीज फायर कर दिया और जो द्विपक्षीय मामला था वो यूएनओ को सौंप दिया, जिसके कारण आज तक वो समस्या बनी हुई है। यानी राष्ट्र से ऊपर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को समझा गया है। मैं इसी संदर्भ में एक उल्लेख सिंधु जल समझौता करना चाहता हूं। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। हम अपर राइपेरियन कंट्री हैं। तीनों दरिया झेलम, चेनाब और सिंधु भारत की भूमि से होकर निकलती हैं। जो हमारी ईस्टर्न नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, वो भी हमारी धरती से निकलती हैं। पाकिस्तान को पानी की जरूरत थी तो उसको यहां के हाथ जोड़ने चाहिए थे कि हमें कुछ पानी दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां गए और तीसरे हाथ एक संस्था को बीच में रखा गया, जबकि त्रिपक्षीय मामला ही नहीं था। वर्ल्ड बैंक को बीच में ले लिया गया। सिंधु जल समझौते में परमानेंट कमीशन का भी गठन हो गया। उसके बाद व्यवस्था दी गई कि हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की राय ले लेंगे अगर कोई विवाद होगा। उसके ऊपर भी अगर कोई समझौते में देश को अगर यकीन ना होगा, उसका तसल्ली नहीं होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में केस चला जाएगा। इस तरह का समझौता कभी किसी ने अपने देश के लिए किया नहीं होगा। इस समझौते के कारण हमारी कितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट आज तक लंबित हैं। अगर यह समझौता सही होता और हाइडल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से हिंदुस्तान को बिजली इतने मेगावाट मिल जाती कि आज हमें फॉसिल फूड से ये दूसरे पावर स्टेशन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो मोदी जी का धन्यवाद करे देश के पहलगांव अटैक के बाद, जिन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा और हम सिंधु जल समझौते को रद्द करते हैं। यह साहस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, क्योंकि
जब लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए अपने आप को राष्ट्र से ऊपर समझने लग जाते हैं तो फिर देश का यही हाल होता है। आजाद हाँ कर लेंगे उसको काबू, चिंता मत करो शुक्ला जी, कर लेंगे काबू। जब संधि रद्द कर दी तो संकल्प है, कर लेंगे काबू, चिंता मत करो। आप तो बातें मैं 8 साल तक। एक बात, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत देशों के आजादी के इतिहास पढ़े हैं। जिस दिन देश आजाद हो गया उसी दिन उसकी अपनी भाषा भी लागू हो गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में संकल्प लिया गया। हिंदी के ऊपर बहस हुई। क्यों हुई भाई? बहस होनी नहीं चाहिए थी। जब देश आजाद हो गया तो लोहिया जी ने कहा था जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी भी चली जानी चाहिए। महात्मा गांधी की बार बार बात करते हैं। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अंग्रेज चाहे 2 दिन बाद चले जाएं, अंग्रेजी पहले चली जानी चाहिए। लेकिन 15 साल के बाद साल तक छूट दी गई, जिसके कारण जो माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मैकाले की वही पद्धति देश में चलती रही। 15 साल की छूट दी गई। 1963 में 15 साल पूरे होने से पहले फिर एक्ट बना के सदा तक के लिए अंग्रेजी की अनुपालना की छूट दे दी। कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं। अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, लेकिन भाषा की गुलामी जो है वो देश के लिए शर्मनाक है। और आज तक भी उसी का एक ये कारण रहा कि देश के अंदर पूरी तरह से एक भाषाई एकरूपता नहीं आ पाई है। मान्यवर, देश के लोगों ने कभी आपस में कोई विद्वेष नहीं किया है। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, मेरी भी 75 साल से ऊपर की उम्र है। लोगों ने दिलीप कुमार को भी इतना ही सम्मान दिया। उन्होंने नाम अपना दिलीप कुमार रख लिया यूसुफ खान से, लोगों ने इतना ही सम्मान दिया। इतने भारत के लोगों ने प्यार से मुगले आजम को देखा है, वर्षों तक थिएटर के अंदर चलती रही। और इतने प्यार से संगम को भी देखा है, वर्षों तक चलती रही। जितने प्यार से लता मंगेशकर को सुना है, आशा भोसले को सुना है, उसी प्यार से सुरैया और बेगम अख्तर को भी सुना। जिस प्यार से संगीत का प्रेम नौशाद से किया है, उसी प्यार से एस डी बर्मन से भी किया। लोगों में कोई आपस में विद्वेष नहीं था, लेकिन वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो थी, उसी ने देश के अंदर विद्वेष पैदा किया है कि राष्ट्र से ऊपर कुर्सी होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, राष्ट्र कहीं भी जाए लेकिन हमारी सत्ता बनी रहे। इसलिए देश के अंदर यह पैदा किया गया माहौल कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। मान्यवर महोदय, बड़ी अचंभे की बात है, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। और जब एक देश के ऊपर जो कलंक है, बाबर जो देश में अग्रेसर था, जिसने हमारे हिंदू कल्चर को नष्ट करने की लाख कोशिश की, हमारे मंदिरों को मिटाया, हमारी कल्चर को मिटाने की कोशिश की, और जब बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवक जाते हैं तो सरयू नदी को लाशों से भर दिया जाता है, केवल मात्र एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। ये देश के अंदर चलता रहा है। मान्यवर, हम ये कहना चाहते हैं कि देश ने बहुत त्रासदियां झेल ली हैं, लेकिन आज देश प्रगति के रास्ते के ऊपर है, देश विश्व गुरु बनने के रास्ते के ऊपर है। और माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी भाषण में अपने संकल्प को दोहराया है कि 2047 के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र होगा। इस संकल्प को दोहराया गया है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए सारी की सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही हैं, मैं विश्वकर्मा समाज से ताल्लुकात रखता हूं, पर जब तक देश के अंदर निर्माण नहीं हो पाएगा, जब के अंदर देश के अंदर कौशल रोजगार नहीं आएगा, कितने दिनों तक एक क्लरिकल एजुकेशन का एक फंडा चलता रहा। ये भारत सरकार ने 15,000 विद्यालयों के अंदर, 500 महाविद्यालयों के अंदर शिक्षा को टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ा है। क्योंकि मेरे पूर्व अपने मुरली मिलन देवड़ा जी बोल रहे थे
कि भारत सबसे ज्यादा बड़ा युवाओं का देश है और मेरे युवाओं को जिस दिन उनके हाथ में स्किल होगी उस दिन ये पूरी दुनिया के ऊपर भारत छा जाएगा। मान्यवर, मैं समय क्योंकि नहीं, बहुत लंबी बात करनी थी, लेकिन एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत ने जो अब तक इतिहास के जमेले झेले, देखिए 62 तक गोवा पुर्तगाल के अधीन रहा, 1976 में सिक्किम मिला, लेकिन आज भारत पूरा का पूरा एक संगठित देश है और पूरी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देश है। इसमें सभी लोग मिलके राष्ट्र की एकता और अखंडता और इसके विकास के लिए हम सब काम करें। यही आह्वान माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मतभेद हो सकता है विचारों में, मन भेद में ना ले जाएं और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। थैंक यू जांगरा जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज ऑनरेबल